बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम विविध प्रश्नमाला के उदाहरणों को आज हल करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, हमारा अगला उदाहरण क्या कहता है। उदाहरण नंबर 44 कहता है, मान लीजिए f एक फलन है जो समुच्चय x से y में परिभाषित है। ठीक है, एक फलन को परिभाषित कर दिया किसी समुच्चय से अन्य समुच्चय में। फिर x में, यानी कि ये जो x है, इस समुच्चय में एक संबंध r परिभाषित किया जा रहा है। परिभाषित किस प्रकार किया जा रहा है? किसी अवयव a का b के साथ संबंध बनेगा सच दैट के बाद कंडीशन बताई गई है कि fa इक्वल टू fb हो। देखिए fa क्या है? a का प्रतिबिंब है फलन f के अंतर्गत। fb क्या है? अवयव b का प्रतिबिंब है फलन f के अंतर्गत। यानी कि a और b के फलन f के अंतर्गत प्रतिबिंब बराबर होंगे तो संबंध r के अंतर्गत a b से संबंध बना लेगा। ये इस बात का मतलब हुआ। हमें बताना है कि r एक तुल्यता संबंध है, इस बात के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम तुल्यता संबंध बताने के लिए संबंध का क्या होना जरूरी है? उसको समतुल्य होना चाहिए, उसको सममित होना चाहिए, उसको संक्रामक होना चाहिए। तो 3 चीज़ें जब उसके अंदर आ जाती हैं तब हम संबंध को कहते हैं कि वो तुल्यता संबंध है। तो सर्वप्रथम हम समतुल्यता की बात करेंगे बच्चों। समतुल्यता, रिफ्लेक्सिविटी जिसको बोलते हैं, खुद का खुद से संबंध, यानी कि प्रत्येक अवयव a कौन से समुच्चय में परिभाषित है? x में। तो यहाँ पर हमें बताना होगा कि r जो परिभाषित किया जा रहा है x समुच्चय से x में परिभाषित किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो पाएगा? तो आप जानते हैं बच्चों, fa बराबर fa होना ही चाहिए। a का प्रतिबिंब खुद के प्रतिबिंब के बराबर तो होगा ही। कहेंगे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू x, जो यहाँ पर a हैं उनके लिए बात हो रही है। तो इन सब के लिए बात सत्य होगी, क्योंकि किसी भी एक अवयव का प्रतिबिंब स्वयं के बराबर होगा ही होगा। अगर होगा तो हम कह देंगे कि जो a है वो a से संबंध बना लेगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू x के लिए। तो हमें प्राप्त हो गया कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध बनाएगा, क्योंकि fa इक्वल टू fa होता है। हम यहाँ से कह देंगे कि जो r है वो समतुल्य है। ये समतुल्यता की बात हो गई, समतुल्य है। अब हम एक स्लाइड और लेते हैं और सममितता और संक्रामकता के बारे में बात करते हैं। अगला कंडीशन सममितता के लिए। सममितता, इसमें मानते हैं कि माना a b से संबंधित है। हमने मान लिया कि संबंध r के अंतर्गत एक अवयव a b से संबंध बना रहा है। तो संबंध की कंडीशन आपने पीछे देखी है कि फलन f के अंतर्गत a का प्रतिबिंब b के प्रतिबिंब के बराबर होना चाहिए, तभी तो a का b से संबंध बना होगा। ये कंडीशन फुलफिल हुई होगी। फॉर ऑल a b कहाँ बिलोंग करते हैं? x में। x कौन है? जिसमें कि r को परिभाषित किया गया है। ठीक है, आगे कहते हैं इम्प्लाइज दैट fa इक्वल टू fb है, तो हम कह सकते हैं कि fb इक्वल टू भी fa होगा, यानी कि a का प्रतिबिंब b के प्रतिबिंब के बराबर है फलन f के अंतर्गत, तो b का प्रतिबिंब a के प्रतिबिंब के बराबर भी होगा फलन f के अंतर्गत। ऐसा आप कह देंगे तो आप देखेंगे ये होने के बाद b संबंध बना लेगा किसके साथ? a के साथ। कौन सा संबंध? r। आप ab बिलोंग्स टू r लेकर चले, आपने प्राप्त कर लिया ba बिलोंग्स टू r। तो बच्चे कह देंगे, क्या कह देंगे कि r जो है वो क्या है? सममित है। तो संबंध r सममित भी हो गया, पीछे समतुल्य हो गया। अब संक्रामकता की बात कर लेते हैं बच्चों। एक स्लाइड और ले लेते हैं। देखिए संक्रामकता, तीसरा पॉइंट आपका संक्रामकता। ठीक है, क्या मानेंगे? मानेंगे कि a b से संबंधित है। a b बिलोंग्स टू r इज इम्प्लाइज दैट, कब बना होगा ये संबंध? जब f a इक्वल टू है f b, इस तरह से। तो हम इम्प्लाइज करेंगे इस बात को, f a इक्वल टू f b है, तथा b का c के साथ भी मानेंगे, c बिलोंग्स टू r,
फॉर ऑल यहाँ पर इंप्लाइज दैट ये कब होगा, जब B का प्रतिबिंब F के अंतर्गत C के प्रतिबिंब के बराबर होगा। फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू X, X में संबंध परिभाषित है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया बच्चों। 1 व 2 इनसे हम कह सकते हैं कि देखिए FA इक्वल टू FB और FB इक्वल टू FC, तो आप कह सकते हो कि FA इक्वल टू क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा, यानी A का प्रतिबिंब फलन F के अंतर्गत C के प्रतिबिंब के फलन F के अंतर्गत बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो ये कंडीशन फिलफुल हो गई कि A जो है C के साथ संबंध R के अंतर्गत संबंधित हो जाएगा। और ऐसा हो जाएगा, A का B के साथ संबंध आपने माना था, B का C के साथ भी आपने माना था और A का C के साथ आपने प्राप्त कर लिया। तो ये किसकी परिभाषा है, ये संक्रामक की परिभाषा है। तो आप कहेंगे संबंध R संक्रामक है। अब चूंकि संबंध R समतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है, तो R एक तुल्यता संबंध होगा। ये स्टेटमेंट आप बच्चों यहाँ पर दे देने वाले हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए क्या कहता है। उदाहरण नंबर 45 कहता है निर्धारित कीजिए कि समुच्चय R में, R मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, प्रदत्त निम्नलिखित द्विधारी संक्रियाओं में से कौन कौन सी साहचर्य और कौन कौन सी क्रम विनिमय। आपको 2 संक्रियाएं दी गई हैं। एक का नाम है A स्टार B इक्वल टू 1 फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित की गई है। दूसरी A स्टार B इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2 फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R। तो हम बात करते हैं कौन सी क्रम विनिमय है, कौन सी साहचर्य है। एक स्लाइड लेते हैं। देखिए पहली बात, पहला है कि A स्टार B इक्वल टू दिया हुआ है 1 फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R। हम बात करेंगे इसकी क्रम विनिमयता की। क्रम विनिमयता, ठीक है, क्रम विनिमयता की बात करते हैं। A स्टार B इक्वल टू B स्टार A प्राप्त होना चाहिए, कह देंगे क्रम विनिमय है। तो हम B स्टार A निकाल लेते हैं। देखिए A स्टार B या B स्टार A पर, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। A इस यानी पहला संक्रिया का पहला अवयव, B यानी संक्रिया का दूसरा अवयव, दोनों अवयव संक्रिया करते हैं तो आंसर आता है 1। एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, यानी A और B पर डिपेंड नहीं है इसका हल। तो आप कहेंगे B स्टार A बराबर भी कितना आएगा 1, क्योंकि B पहला अवयव और दूसरे अवयव होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने A और B लिखा हुआ होता संक्रिया के प्रतिफल में, तो A और B पर डिपेंड होती। यहाँ तो A करे B के साथ तब भी 1 आएगा, B करे C के साथ तब भी 1 आएगा, क्योंकि सभी संक्रियाओं का जो प्रतिफल है वो कांस्टेंट है। तो संक्रियाओं के बदलने का प्रभाव आपकी प्रतिफल पे नहीं पड़ रहा है। तो B स्टार A भी कितना हो जाएगा 1, जो कि किसके बराबर होगा, A स्टार B के बराबर भी 1 है। तो आप कह देंगे ना बच्चों कि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है, ये यहाँ पर आप कह देते हैं। आगे बात करते हैं दूसरी, साहचर्यता। साहचर्यता के लिए A स्टार B स्टार C निकाल लेते हैं बच्चों पहले। तो देखिए A स्टार B स्टार C, मैंने कहा ऑपरेशन के जो अवयव हैं B और C या A और B जो भी करें, वे प्रतिफल कितना मिलने वाला है 1, क्योंकि उनसे कोई प्रभावित नहीं हो रहा है आपका प्रतिफल। तो B स्टार C भी कितना आना चाहिए
1। अब ये a है, कोई भी वास्तविक संख्या है, ये 1 है, दोनों ऑपरेशन करेंगे तब भी कितना आएगा 1। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। a स्टार b स्टार c की वैल्यू निकालें, तो ये निकाल चुके हैं पहले, तो अपन ये निकाल लेते हैं। a स्टार b की वैल्यू a स्टार b इक्वल टू 1 और फिर स्टार c, और 1 स्टार c कोई भी अवयव किसी के साथ संक्रिया करेगा तो प्रतिफल सदैव 1 आएगा, ये कहना चाहता है। ये आपका 2। तो आप देखते हैं a स्टार b स्टार c इक्वल टू मिलता है आपको a स्टार b स्टार c। तो आप कह देते हैं बच्चों कि जो आपकी संक्रिया स्टार है, संक्रिया स्टार क्या है, साहचर्य है। ये स्टेटमेंट तो इस संक्रिया के बारे में बता दिया बच्चों ने कि ये आपकी साहचर्य भी है और कर्म विनिमय भी है। दूसरी संक्रिया की बात आगे करते हैं। सेकंड संक्रिया आपको दी गई है a स्टार b इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग करते हैं किससे, R से, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। बात करते हैं क्रम विनिमयता की। कम्यूटेटिविटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, क्रम विनिमयता। क्रम को विनिमय करने से मान पे कोई प्रभाव न पड़े, इसका अर्थ ये होता है। तो a स्टार b इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। संक्रिया का नियम क्या है, देखिए ये संक्रिया स्टार, उसका पहला अवयव a, दूसरा अवयव b, जो प्रतिफल बनेगा वो पहला प्लस दूसरा अपॉन 2 से बनेगा। तो आपको b स्टार a निकालना है बच्चों। b स्टार a निकालोगे तो फर्स्ट b हो गया, सेकंड a हो गया। स्टार से पहले फर्स्ट कहलाता है, स्टार के बाद सेकंड कहलाता है एलिमेंट। क्या कहता है, फर्स्ट प्लस सेकंड अपॉन 2। तो फर्स्ट यानी b, सेकंड यानी a अपॉन 2, इस तरह से हो जाएगा। ये वैल्यू इसके इक्वल है कि नहीं आप बता दीजिए। बिल्कुल इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल है तो ये किसकी वैल्यू है, a स्टार b की। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ a स्टार b। आप देखते हैं बच्चों b स्टार a इक्वल टू मिलता है a स्टार b। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि संक्रिया स्टार जो है क्रम विनिमय है। साहचर्यता की बात कर लें। साहचर्यता में बात करते हैं। साहचर्यता में क्या निकालना होगा, a स्टार b स्टार c। देखिए a स्टार ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, b स्टार c। b स्टार c का मतलब क्या हुआ, a स्टार b का मतलब क्या था, फर्स्ट प्लस सेकंड अपॉन 2। तो फर्स्ट इज b, सेकंड इज c। तो आप कहेंगे b प्लस c अपॉन 2। आगे देखेंगे ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, क्या हो जाएगा, स्टार कैसे ऑपरेट कर रहा है, फर्स्ट प्लस सेकंड अपॉन 2। तो फर्स्ट इज a, सेकंड इज b प्लस c अपॉन 2। तो आप देखेंगे a में फर्स्ट में ऐड किया जाएगा सेकंड को, यानी कि b प्लस c अपॉन 2 को, और अपॉन 2 किया जाएगा। 2 एलसीएम लिया जाए तो ये हो जाएगा 2a प्लस b प्लस c अपॉन क्या हो जाएगा 4। इसको नाम दे दिया 1। थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अब निकाला आपने a स्टार b स्टार c। a स्टार b फर्स्ट इज a, सेकेंड इज b। आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा, और फिर स्टार लगा हुआ है। फिर अब फर्स्ट एलिमेंट है a प्लस बी अपॉन 2, सेकेंड एलिमेंट है c। इन दोनों का सॉल्यूशन कितना मिलेगा देखिएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड अपॉन 2। संक्रिया का जो आपका ऑपरेशन का नियम था उस पे बात करेंगे। तो a प्लस बी अपॉन 2 प्लस c अपॉन क्या हो जाएगा 2। आप देखेंगे 2 को एलसीएम लोगे तो 2 नीचे में जाके 4 हो जाएगा, एलसीएम 2 2 जा 4, फिर 2 c से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा a प्लस बी प्लस 2c अपॉन कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा तो इसको आप सेकंड बोल देंगे। तो आप कहेंगे समीकरण 1 व 2 से हम क्या प्राप्त करते हैं, देखिए हम कह सकते हैं कि a स्टार b स्टार c इक्वल टू नहीं है क्या, a स्टार b स्टार c। ये बिल्कुल नहीं है। क्यों, ये जो पहले वैल्यू आई वो आई थी 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन 4, और ये कितनी है a प्लस बी प्लस 2c।
तो दोनों अलग अलग हैं, तो ये बराबर कैसे हो सकती हैं? बराबर नहीं हो सकती। तो आप कह सकते हैं संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। तो आपने सिद्ध कर दिया बच्चों, देखो आपने बता दिया जो पहली संक्रिया थी वो क्रम विनिमय भी थी और साहचर्य भी थी, परंतु ये जो सेकंड ऑपरेशन आपको दिया ये क्रम विनिमय तो है परंतु साहचर्य नहीं है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं क्या कहता है। देखिए उदाहरण नंबर 46 कहता है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 से स्वयं तक सभी एक की फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक की फलनों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए आपको थोड़ा बता देते हैं एक की फलन क्या क्या बन सकते हैं। आपके पास समुच्चय ए है तो फलन को ए से ए में परिभाषित करना है, ये भी पता चल गया। तो देखिए यहाँ पर मैं एक फलन बनाता हूँ 1 2 3 1 2 3 एक की फलन, एक की 1 to 1 मैपिंग होनी चाहिए। तो ये ए, ये भी ए, इसको बोला मैंने F1। ये क्या हो गया? एक की फलन हो गया। F1 की बात करूं मैं तो F1 इक्वल टू 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ आपने संबंध बना दिया। तो ये फलन हो गया और ये क्या हो गया? एक ही हो गया। आप ऐसा कर सकते हैं। ये आपका पहला। दूसरा फलन आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि आपने ये a ले लिया, ये भी a ले लिया, a से a में परिभाषित किया एक फलन F2 1 2 3 1 2 1 3 2। आप देखिए पहले आपने 1 2 3 लिया था, अब 3 2 को चेंज कर दिया तो 3 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया। पहले से अलग हो जाएगा। 1 की मैपिंग 1 के साथ, 2 की मैपिंग 3 के साथ, 3 की मैपिंग 2 के साथ। इस F2 को कैसे लिखेंगे देखिएगा। F2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, 2 का 3 हो गया आपका प्रतिबिंब और 3 का क्या हो गया 2। अब देखिए F1 जो है F2 से अलग है लेकिन दोनों ही एक ही हैं, आप देख पा रहे हैं। आगे बात करें, देखिए कुछ और फलन लेते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। देखिए तीसरा केस लेता हूं 1 2 3। अब ऊपर 2 ले लीजिए, नीचे 1 और 3, तो ये A एक F3 बोल दिया इसको। तीसरा फलन 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ। ऐसा भी कर सकते हैं अपन, ऐसा कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखा जाएगा F3 और कैसा बन जाएगा 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ एंड 3 का 3 के साथ। ऊपर वाले दोनों से बिल्कुल भिन्न है बच्चों। अब बात करें एक और, चौथा इस तरह से बना सकते हैं 1 2 3। आपने ऊपर 2 लिया था लेकिन नीचे वालों को चेंज कर दिया 3 1। पहले 1 3 लिया था 3 1। हम क्या कर रहे हैं देखिए, पहले 1 ऊपर दोनों में, नीचे वाले चेंज कर दिए, फिर 1 की जगह आपने 2 दोनों में ऊपर ले लिया सह पर अंत में। इसको A बोला, इसको भी A बोला। यहाँ से यहाँ F4 परिभाषित कर दिया और F4 की वैल्यू कितनी आ गई देखिए, 1 की मैपिंग 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, 3 की 1 के साथ। तो 1 2 2 3 3 1। देखिए ये भी फलन क्या हो गया बच्चों का, एक ही हो गया और ऊपर वालों से बिल्कुल भिन्न है। और भी 2 प्रकार के बना सकते हैं बच्चे, देखिए 2 और बनाते हैं। पांचवा देखिए 1 2 3, ऊपर 3 ले लीजिए, 1 और 2 नीचे। ये आपका F5 हो गया। F5 की वैल्यू देखिएगा कितनी आएगी, 1 की मैपिंग 3 के साथ है, 2 की 1 के साथ है और फिर आपकी 3 की मैपिंग 2 के साथ है। ये ऊपर वालों से बिल्कुल एक और अलग आ गया। एक और बन सकता है छठा, कैसे बनेगा देखिएगा 1 2 3, ऊपर में क्या लिया 3 और ये 2 1 ले लिया, तो ये मैपिंग देखिए ऊपर वालों से अलग। इसको बोला F6। F6 की वैल्यू आ जाएगी 1 3 2 2 एंड 3 1। तो देखिए बच्चों
आपने इसके अंदर कितने परिभाषित कर दिए, एक एक ही फलन, और सारे के सारे आच्छादक भी हैं। मैंने कहा अगर प्रांत और सह प्रांत में बराबर अवयव होंगे तो फलन एक एक ही होगा, तो आच्छादक स्वतः ही हो जाएगा, आपका प्रमेय था, और आच्छादक होगा तो एक एक ही स्वतः ही हो जाएगा। आपने 6 फलन परिभाषित करके दिखा दिए। कैसे निकल के आते हैं ये? ऐसे निकल के आते हैं, यदि स्टेटमेंट दे रहा हूं, यदि समुच्चय ए में नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो, n हो, तब फलन कहां से कहां, ए से ए में, तब फलन ए से ए में की संभावित संख्या, आपने किया क्या, आपने सह प्रांत के अवयवों को अलग अलग रखा। ये कितने क्रमचय बने, ये आपके 6 क्रमचय बन गए। यानी कि आपने कहा कि NP_n यानी कि फैक्टोरियल n मान आते हैं। आपने देखा भी बना के, यहाँ पर कितने थे, यहाँ पे इनमें n अवयव थे, लेकिन आपके क्वेश्चन में कितने हैं, नंबर ऑफ a कितने हैं, नंबर ऑफ a इक्वल टू 3 है, तो फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3p3। फलनों की संख्या बराबर, इस सिद्धांत से आप कैसे कह सकते हैं 3p3 यानी कि फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 6। तो आपका आंसर कितना आ जाता है, 6। ये आपको बना के भी बता दिए गए हैं कि कौन कौन से कैसे कैसे बन सकते हैं। तो इसका आंसर आपके सामने है बच्चों, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्या कहता है। उदाहरण 47 आपके सामने है बच्चों। उदाहरण 47 कहता है कि मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3 है। ये देखिए a बराबर क्या है, 1, 2, 3 है आपके पास। आगे कहता है सिद्ध कीजिए कि ऐसे संबंधों की संख्या जिनमें 1, 2, 2, 3 हो तथा वह समतुल्य हो, संक्रामक हो किंतु सम्मित नहीं हो, कितने बनेंगे। तो देखिए स्लाइड लेके बात कर लेते हैं कि कितने बनेंगे, चेक कर लेते हैं। समुच्चय ए बराबर क्या दिया गया है, 1, 2, 3। जो संबंध आर परिभाषित कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ करने हैं, ए से ए में करने हैं। तो सार्वत्रिक संबंध क्या बनेगा, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध की परिभाषा आपको बताई थी। सार्वत्रिक संबंध बनेगा आर बराबर कितना हो जाएगा, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, फिर आपका 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर आपका 3 का 1 के साथ, और आपका 3 का 2 के साथ भी हो जाएगा, और फिर 2 का 1 के साथ। देखा बच्चों, 9 अवयव सार्वत्रिक संबंध में आते हैं। लेकिन आपको इनमें से कैसे संबंध बनाने हैं उसकी बात करनी है। आपको एक R1 परिभाषित करना है A से A में, और आपको 2 अवयव अनिवार्य रूप से लेने हैं। लेकिन संबंध समतुल्य भी बना रहना चाहिए, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, समतुल्य बना रहना चाहिए, संक्रामक भी बना रहना चाहिए, किंतु सम्मित नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन उसमें होनी चाहिए। और 2 अवयव 1, 2 और 2, 3 अनिवार्य रूप से उसमें होने चाहिए। अब समतुल्य बना रहना चाहिए तो बच्चे कहेंगे कि 1 का 1 के साथ लेना पड़ेगा, 2 का 2 के साथ लेना पड़ेगा, और 3 का 3 के साथ लेना पड़ेगा। समतुल्य हो गया बच्चों। उसके बाद 2 अवयव 2 क्रमित युग्म और लेने हैं अनिवार्य रूप से। क्या क्या, 1 का 2 के साथ, और बच्चों 2 का 3 के साथ, ये लेने हैं आपको। तो इतना तो लेना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि 2 अवयव लेने थे, समतुल्य होना चाहिए, तो प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ बनाएगा, इतना तो लेना पड़ेगा। अब बात करिए आगे कि संक्रामक होना चाहिए। अब ये संक्रामक नहीं है। देखिए 1 का 2 के साथ है तो आपका A हो गया, आपका B हो गया। B से शुरू होने वाला अगला क्रमित युग्म B, C, तो A का C के साथ होना चाहिए, तो एक और अवयव मिलना चाहिए इसमें 1, 3। अब ये संक्रामक हो गया। पहले संक्रामकता का खंडन हो रहा था बच्चों। अब आपने इसमें 1, 3 ले लिया, 1, 3 ले लिया, तो अब सम्मित नहीं है। अब संबंध समतुल्य है।
संक्रामकता भी इसके अंदर आ गई, क्योंकि ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ हमने ले लिया। परंतु सम्मितता नहीं आई। आप कहेंगे R1 सम्मित नहीं है, क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू R, परंतु 2,1 नॉट बिलोंग्स टू R। ये आप कह देंगे R1 क्या है, समतुल्य तथा संक्रामक है। तो ऐसा ही तो संबंध पूछा था, तो आपने एक R1 निकाल दिया। और आगे बात करते हैं, और कौन सा हो सकता है। देखो और कैसा बना सकते हैं आप, एक R2 बनाते हैं, और R2 कुछ इस तरह से बनाते हैं, 1,1 2,2 3,3। ये 3 अवयव लेने से संबंध क्या हो गया, समतुल्य हो गया। वो चाहिए था हमें समतुल्य। हमें 1,2 और 2,3 लेना ही होगा। क्यों लेना होगा, क्योंकि अनिवार्य रूप से लेना है, क्वेश्चन में कहा गया है। 1,3 इसलिए लेना है, नहीं तो संक्रामक नहीं रहेगा, और संबंध को संक्रामक भी बनाना है तो 1,3 भी होना चाहिए। एक अवयव और जोड़ दें तो कुछ भिन्न R1 से अलग संबंध हमें R2 ये मिल सकता है। तो मैं जोड़ना चाहता हूँ उसमें 2,1 जोड़ दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये R2 इस तरह से परिभाषित हो जाएगा। अब ये सम्मित नहीं है, परंतु संक्रामक है और समतुल्य है। समतुल्यता ये तीनों अवयव कह रहे हैं, यानी तीनों कर्मित युग्म समतुल्यता के बारे में आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद संक्रामकता की बात करें तो 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ मिल रहा है, कोई अवयव विरोध नहीं कर रहा है। 2,3 को चेक करो तो 3 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, और दोनों समान अवयवों के साथ चेक करने की जरूरत नहीं है। जब हमने संक्रामकता पढ़ी थी ये सारी बातें हो चुकी थी। फिर 1,3 तो 3 से शुरू होने वाला फिर कहीं नहीं मिलता है। 2,1 1 से शुरू होने वाला 1,2 है, जो 2,1 और 1,2 तो किसके साथ मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए 2 का 2 के साथ, तो पुनः मिल रहा है। उल्टा करके देखें, 2,1 1,2 2 का 2 के साथ, और 1,2 2,1 देखें तो 1 का 1 के साथ, तो वो भी आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये संक्रामक है। तो आप कहेंगे R2 संक्रामक है, परंतु समतुल्य है तथा समतुल्य है, परंतु आपका सम्मित नहीं है। सम्मित क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है 2,3 मिल रहा है, 3,2 इसका विपरीत नहीं मिल रहा है बच्चों। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। R3 देखिएगा, एक R3 भी बना सकते हैं बच्चे। R3 किस तरह से बना सकते हैं, देखिए 1 का 1 के साथ लेना पड़ेगा, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और 1 2 अनिवार्य रूप से लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और 2 3 भी आपको अनिवार्य रूप से लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर 1 3 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ बनना चाहिए, संक्रामकता आनी चाहिए उसके अंदर। फिर उसके बाद हमें 2 1 की जगह अपन ले लें कितना, 3 2, तो भी ये क्या रहेगा, संक्रामक रहेगा, समतुल्य रहेगा, परंतु सम्मित नहीं रहेगा। क्यों, 1 2 का विलोम 2 1 नहीं मिल पाएगा, या आप कहें 1 3 का विलोम 3 1 नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से आप 3 संबंध परिभाषित कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं, ये कैसे होंगे, ये संक्रामक होंगे, समतुल्य होंगे, सम्मित नहीं होंगे। दूसरी बात, इनमें 2 कर्मित युग्म निश्चित रूप से तीनों में मिलने चाहिए, 1,2 और 2,3 जो कि तीनों के अंदर मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बच्चों। अगला उदाहरण देखिए क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 इसके अंदर अवयव हों, इसमें 1 2 और 2 1 को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। तुल्यता संबंध में क्या खास बात होनी चाहिए, समतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, और अनिवार्य रूप से 1 2 और 2 1 मिलने चाहिए। आपको परिभाषा जब दी थी संक्रामकता की तब ऐसा एक संबंध बताया था। मैं एक R1 बनाना चाहता हूँ, किस तरह से समतुल्यता रखनी है और
माना A बराबर कितना है 1,2,3, ये आपका समुच्चय हो गया। जो R1 परिभाषित करने जा रहे हो कहाँ से कहाँ, A से A में परिभाषित करने जा रहे हो। समतुल्यता होनी चाहिए तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध बना लेगा समतुल्य होने के लिए, तो समतुल्यता इसके अंदर आ गई। फिर अनिवार्य रूप से 1,2 और 2,1 इसके अंदर होना चाहिए। बच्चों ये इतना जो संबंध है, इतने अवयवों को लेकर, मतलब इतने क्रमित युग्मों को अंतर्विष्ट कर कर जो बन रहा है, ये समतुल्य है, सममित है और संक्रामक भी है। देखिए 1,2 और 2,1 तो 1 का 1 के साथ मिलना चाहिए, ये मिल गया। अगर 2,1 को मैं पहले लिखूं, 2,1 पहले लिख दूं और 1,2 बाद में लिख दूं तो 2 का 2 के साथ मिलना चाहिए, ये मिल गया। संक्रामकता का कहीं खंडन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये संबंध क्या है, समतुल्यता भी है इसके अंदर, सममितता, प्रत्येक अवयव का प्रति विलोम संबंध भी बन रहा है। देखो ये क्रमित युग्म 1,2 का उल्टा 2,1, 2,1 का उल्टा 1,2, प्रत्येक 1,1 का खुद ही हो गया ये विलोम संबंध यहाँ पर। तो यहाँ पर सममितता है, संक्रामकता है और समतुल्यता है। ये तीनों बातें होने के कारण R1 क्या है, R1 एक तुल्यता संबंध है। ऐसा ही संबंध वो पूछ रहा था आपसे। दूसरा R2 को देखते हैं क्या क्या बना सकते हैं। देखिए 1 का 1 के साथ लेना ही होगा, 2 का 2 के साथ भी लेना होगा, 3 का 3 के साथ भी लेना होगा और 2 अवयव अनिवार्य रूप से अंतर्विष्ट करने हैं जिनको बोला गया है 1,2 और 2,1। यहाँ तक की तो बात ठीक थी, ये तो पूरा ऊपर वाला ही आ गया। अब मान लीजिए मैं इसमें एक अवयव अंतर्विष्ट कर देता हूँ, मैं मान लीजिए 1,3 इसके अंदर डाल देता हूँ। 1,3 डाल देता हूँ तो अब ये संक्रामक नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, कारण देखिए 2 का 1 के साथ है, फिर 1 का 3 के साथ है, तो ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C, यानी कि A का C के साथ मिलना चाहिए, 2,3 मिलना चाहिए। अगर मैं 1,3 इसके अंदर रखता हूँ बच्चों तो मुझे 2,3 भी इसके अंदर रखना पड़ेगा और 2,3 रखता हूं बच्चों तो फिर मुझे इनके विलोम संबंध वाले क्रमित युग्म भी रखने पड़ेंगे, यानी कि 1 का 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ भी आना चाहिए, नहीं तो सममितता नहीं रहेगी। और 2 का 3 के साथ है तो 3 का 2 के साथ भी आना चाहिए। क्या बनाए रखने के लिए, सममितता बनाए रखने के लिए। तो आपको 3,2 भी इसमें लेना होगा। बच्चों आप देख रहे हैं पूरे 9 अवयव हो चुके हैं, ये तो सार्वत्रिक संबंध ही आ गया, तो इससे बड़ा कोई संबंध तो बन नहीं सकता। तो आप देख रहे हैं R1 और जो R2 हैं ये इस प्रकार के 2 तुल्यता संबंध बनाए जा सकते हैं, ये आपने सिद्ध कर दिया। आप कह सकते हैं R2 जो है एक तुल्यता संबंध है। तो इस तरह से बच्चों आप इस उदाहरण का हल प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले भाग में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।